बारामूला एक क्राइम मिस्ट्री सुपरनेचुरल कहानी है जो कश्मीर के बारामूला शहर में घटती है। फिल्म शुरुआत में ही ये साफ कर देती है कि यहाँ दिखने वाली चीज़ें असलियत नहीं होती। फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के शोएब से होती है। वह सड़क पर चलता है और उसे ज़मीन पर एक वाइट ट्यूलिप दिखाई देता है। यह फूल सामान्य नहीं, एक अजीब हल्की चमक लिए हुए है। शोएब उसे उठाता है और उसी समय पास वाले मैदान में चल रहे मैजिशियन जफर के शो को देखता है। भीड़ में से वॉलंटियर बुलाया जाता है और शोएब स्टेज पर आ जाता है। जफर उसे एक बड़े वुडन बॉक्स में डालता है। लॉक्स 8 और कुछ सेकंड्स बाद बॉक्स खोल देता है। शोएब गायब। पूरी भीड़ शॉक में है। पुलिस जफर को इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जगह पर सिर्फ थोड़े से कटे हुए बाल मिलते हैं। कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई एग्जिट नहीं। ये डिसअपियरेंस असंभव लगता है और यही फिल्म का पहला बिग मिस्ट्री है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं डीएसपी रिदवान सईद से। उनका ट्रांसफ़र बारामूला में हुआ है और वो अपने परिवार, वाइफ गुलनार, टीनेज डॉटर नूरी और छोटे बेटे अयान के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर बड़ा है, शांत है और पुरानी कश्मीरी आर्किटेक्चर का है, पर उसके अंदर एक हैवी दबा हुआ सा माहौल है, जैसे कोई प्रेजेंट है पर दिखाई नहीं देता। रिदवान शांत, डिसिप्लिन्ड ऑफिसर है, लेकिन नूरी इस जगह से परेशान दिख रही है। न्यू सिटी, न्यू स्कूल, नो फ्रेंड्स और पास्ट ट्रॉमा की वजह से उसका मूड खराब है। अयान को पहले ही दिन में घर से अजीब साउंड्स सुनाई देती हैं, फुटस्टेप्स, टैपिंग और किसी बच्चे की फेंट लाफ्टर जैसी आवाज़ है। पुलिस स्टेशन में रिदवान केस फाइल उठाते हैं। उनका फर्स्ट टास्क है शोएब केस सॉल्व करना। रिदवान मैजिशियन जफर से पर्सनली पूछताछ करते हैं। ट्रिक को रिक्रिएट किया जाता है। बॉक्स में एंट्री, लॉक, ओपनिंग, लेकिन किसी भी तरह का हिडन एस्केप नहीं मिलता और फिर वही डिटेल सामने आती है, कटे हुए बाल। रिदवान को लगता है कि ये केस नॉर्मल किडनैपिंग का नहीं है, कुछ बहुत अलग हो रहा है। इसके पैरेलल फिल्म में 2 लड़के दिखाए जाते हैं, खालिद स्कूल गोइंग और जुनेर थोड़ा ओल्डर अग्रेसिव। दोनों खेती और फसल जैसे कोड वर्ड्स में बात करते हैं और लगता है कि शहर में किसी तरह का अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है जिसमें बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं। अयान घर के एक हिस्से में पहुंचता है जहां फ्लोर के नीचे एक छोटा ट्रैप डोर जैसा हिस्सा मिलता है। वह उसे खोलता है और एक ओल्ड सीक्रेट स्टोरेज एरिया मिलता है। अंदर से काउडी शेल्स, ओल्ड कॉइन्स, वुडन टॉयज और एक छोटे बच्चे के बिलोंगिंग्स मिलते हैं। दिव्य सी हवा चलती है और एक काउडी शेल उसके हाथ से उड़कर सामने हवा में गायब हो जाता है। यह पहली बार था जब ऑडियंस को एक सुपरनेचुरल हिंट साफ दिखाई देती है। गुलनार को भी कबर्ड में खुद ब खुद होने वाली हलचल दिखती है। रात में फुटस्टेप्स जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। केयर टेकर इकबाल चाचा रोज फिश और राइस ले जाते हैं नीचे स्टोरेज एरिया के पास, जैसे वो किसी को सीक्रेटली खाना दे रहे हों। नूरी नई जगह में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। स्कूल में उसे लोग आउटसाइडर कहते हैं। दीवार पर लिखा मिलता है काफिर, जो उसके पिछले दर्द को छू जाता है। पास्ट फ्लैशबैक में रिवील होता है कि एक एनकाउंटर में नूरी की स्कूल फ्रेंड की मौत हुई थी और उस घटना का ब्लेम इनडायरेक्टली नूरी के परिवार पर लगा था। इसलिए नूरी इमोशनली फ्रेजाइल है और किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाती है। एक और बच्चा फैजल भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। वही पैटर्न, बच्चा व्हाइट ट्यूलिप के पास अट्रैक्ट होता है, रात में गायब हो जाता है और बस कटे हुए बाल मिलते हैं। अभी क्लियर हो चुका था कि ये रैंडम डिसअपियरेंसेस नहीं है। बिहाइंड इट लाइज अ लार्जर नेटवर्क। इसी बीच नूरी की दोस्ती खालिद से होती है। खालिद चार्मिंग है, लेकिन उसके इंटेंशंस क्वेश्चनेबल हैं। वह नूरी को धीरे धीरे अपने नैरेटिव में खींचने लगता है। हमारी कौम के साथ इनजस्टिस, पुलिस वाले दुश्मन हैं, तुम्हारे पापा भी। नूरी इमोशनली अनस्टेबल होने के कारण उससे इन्फ्लुएंस होने लगती है। रिदवान केस की डीपर इन्वेस्टिगेशन करता है और शॉक होता है कि शोएब, फैजल और बाकी मिसिंग बच्चे सभी एक ही स्कूल, ब्लूमिंग पेटल स्कूल से जुड़े हैं। ये स्कूल एक तरह से ब्रेन वॉशिंग हब बन चुका है, जहां 2 टीचर्स यंगस्टर्स के दिमाग को डैमेज कर रहे हैं। एक रात नूरी घर के लोअर स्टोरेज रूम में जाती है, जहां अयान पहले स्ट्रेंज चीजें देख चुका था। पुलिस इंटेरोगेशन में खालिद सच्चाई बताता है। खेती मतलब चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग।
प्लस रेडिकलाइजेशन नेटवर्क। इन बच्चों को बॉर्डर पार पाकिस्तान भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, बच्चे उनके पास पहुंच ही नहीं रहे थे, वे बीच रास्ते में गायब हो रहे थे। यानी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस कोई और फोर्स काम कर रही है। गुलनार को अचानक विजन आता है, एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है। शोएब, फैजल, नूरी और बाकी बच्चे सब सेफ और हैप्पी हैं, जैसे किसी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया हो। फिर पता चलता है कि उनका घर पहले सप्रू फैमिली का था, जो कश्मीरी पंडित परिवार था। उनका ब्रूटल मैसेकर एक्सट्रीमिस्ट ने किया था। परिवार में डॉक्टर सप्रू, उनकी वाइफ, बेटा शरद, बेटी इला और डॉग शेरू। उनके घर का बिट्रेयल किया था उनकी बेटी इला की फ्रेंड ज़ेनब ने। पूरे परिवार को मारा गया, उनकी आत्माएं वहीं फंसी हुई थी, लेकिन वे हार्म नहीं करती, वे प्रोटेक्ट करती थी। वो हर बच्चे को बचा रही थी जिसे एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलाइज करने वाले थे। रेडिकल ग्रुप रिदवान के घर पर हमला करता है, नेटवर्क बंद हो जाता है, बैकअप नहीं आ पाता। इसी केओस में गुलनार पर इला की स्पिरिट उतरती है, शेरू की स्पिरिट भी लौटती है और दोनों मिलकर घर पर हमला करने वाले आतंकियों को खत्म कर देते हैं। ये सीक्वेंस इंटेंस है लेकिन सुपरनेचुरल साइड को कंफर्म करता है। जुनैद भागने की कोशिश करता है और अपने सामने किसी को शील्ड बनाता है। वो शील्ड निकली ब्लूमिंग पेटल्स स्कूल की टीचर, जिन पर शुरू से शक था। और यहाँ बिगेस्ट रिवील आता है, वही टीचर असल में ज़ेनब है, इला की बचपन की फ्रेंड, सप्रू परिवार की बिट्रेयर और अब रेडिकलाइजेशन नेटवर्क की मास्टरमाइंड। उसके माथे पर वही पुराना बर्न मार्क है। ज़ेनब बच्चों को पाकिस्तान भेजने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। ज़ेनब के मरते ही सुपरनेचुरल बैरियर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे सारे मिसिंग बच्चे इंक्लूडिंग नूरी वापस लौट आते हैं। ये स्पिरिट्स द्वारा प्रोटेक्ट किए गए थे। रिदवान फैमिली बारामूला को छोड़ देती है। मुंबई में वो मिलते हैं डॉक्टर शरद सप्रू से, इला का बड़ा भाई जो उस रात बच गया था। शरद अब डॉक्टर बन चुका है और उसे अब अपने परिवार के लिए जस्टिस भी मिल चुका है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। एक पेनफुल कहानी फाइनली क्लोजर पाती है।